चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। स्पेशल प्राइस वीक जिसमें आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 ये डिस्काउंट कूपन है जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। एंड द रेफरल कोड के बाद में दीज आर द प्राइसेस यू कैन यूज कोड दुष्यंत लाइव फॉर द सब्सक्रिप्शंस। द प्लस दैट वाज फॉर द आइकॉनिक प्लस के लिए ये वाली प्राइसेस होंगी, प्राइस राइजेस होंगे फ्रॉम अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स। नई प्राइसेस आपको स्टडी मटेरियल है जो नोट्स गेट एंड ईएससी के लिए यहाँ से कवर होता है, जिसमें सारे टॉपिक्स वगैरह को एकदम डिटेल से कवर किया गया है विद नोट्स विद पीवाईक्यूज या विद डिस्कशंस जो क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। ग्रेड 2023 एंड 24 के लिए लाइट सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। टॉप स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज है जो आपको दी जाएगी, इसमें हर टॉपिक के साथ में होंगे, डिटेल सॉल्यूशंस आपके साथ में रहते हुए जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और प्रायोरिटी आस्क डाउन सेशन होगा, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। ओपन हाउस होगा एजुकेटर्स के साथ में, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग कैरी करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक था जिसको इसमें कैरी किया था, ठीक है। अच्छा बच्चों, कल ये वाला क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, and वो लास्ट में ये क्वेश्चन रह गया था, समहाउ वो डिस्कनेक्ट हो गया था, and उसके चलते फिर ये कैरी नहीं कर पाए थे हम लोग प्रॉपर्ली इसको। तो अब इसको यहाँ से प्रॉपर्ली कैरी कर जाते हैं। हाँ, ये है जो कि आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास में जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हैं उनको किस तरह से कैरी होगा, मैं आपको इसमें कैरी कर देता हूँ। सॉइल स्पेसिमेन एज अ वाटर कंटेंट 10%, वेट यूनिट वेट इज इतना, जीएस इतना दे रखा है, डिफरेंट गामा डी ई सैचुरेशन गामा डब्ल्यू, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसके पैरामीटर्स हैं जिनको अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले ये रह गया कि आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दैट इज गामा बल्क, ठीक है। वेट यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक, ये आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। जीएस की वैल्यू 2.7। तो अब इसमें हमारे पास में क्या रहा, हमें कैलकुलेट करना है गामा डी, वाटर कंटेंट भी है जो कि आपको दे रखा है इसके अंदर। तो जो गामा डी होगा, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा बल्क कितना है 20%, और ये हमारे पास में कितना दे रखा है 1 प्लस 0.1। तो ये वैल्यू जो आपको इसमें मिलती है दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से आप लोग इसको कैरी करोगे, आंसर इज 18.18 किलो न्यूटन। नेक्स्ट चीज जो इसमें हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास में वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो के लिए कैलकुलेट करने पे क्या होगा, गामा ड्राई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो ई के लिए जब अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, 2.7 10 डिवाइडेड बाई 18 माइनस, आई थिंक ये विजिबल नहीं है आप लोगों को, मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका कैरी करता हूँ।
आंसर कितना मिलेगा इसमें में? ठीक है, ये है वॉइड रेशियो जो आप लोगों को यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके अंदर ये ई की वैल्यू है जो यहाँ आप लोगों को इसमें मिलेगी। अच्छा, ई कैलकुलेट हो चुका है तो हम लोग क्या इसमें सैचुरेशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन के लिए क्या होगा, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो सैचुरेशन के लिए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, दैट इज 10%, 2.7 डिवाइडेड बाई ई 0.485। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको कैरी कर सकते हो। तो 10 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 0.485, जहाँ से आप लोग इसको कैरी करोगे तो 55.67। ठीक है, देखिए इसके अंदर यहाँ से अब आपके पास में ये एक रिजल्ट था जिसको आप लोग इसके अंदर कैरी कर सकते हो। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपके पास में ये रिजल्ट रहा होगा। ठीक है, जहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट, ये कल तक का क्वेश्चन था जहाँ से आप लोगों ने शायद इसको कैरी किया होगा। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं शीट्स के साथ में पीवाईक्यूज के नाम पे कुछ है मेरे पास में, तो पहले आप लोग इनको भी कुछ हद तक यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देन आफ्टर फिर हम लोग कैरी करते हुए चलेंगे साथ साथ में, फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, सॉइल सैंपल की जो पोरोसिटी आपको 50% दे रखा है और सेचुरेशन 90% दे रखा है, तो उसमें अगर आप जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आंसर्स जो हमारे पास में ए बी सी डी के लिए, जो इनके आंसर्स आप लोग कैरी कर पाओगे। ए बी सी डी अगर हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस दिए जाएं तो इनका आंसर क्या होगा। Just 1 minute। ठीक है, सॉइल सैंपल में आपको दे रखा है तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के लिए सैचुरेशन 90% दे रखा है। ठीक है, पोरोसिटी की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। जस्ट 1 मिनट।
इसके लिए जो आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज एयर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो एयर कंटेंट के लिए जो हमारे पास है इसमें कैलकुलेट होगा, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, 50% के साथ में डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस की वैल्यू आपको 90% है जो आपके पास में यहाँ तक होगा। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। और अगर आपके पास में ए सी की वैल्यू 0.1 मिला हुआ है तो हम लोग इसके लिए परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स अगर कैलकुलेट करना हो तो वो एन इंटू ए सी होगा। ठीक है, पोरोसिटी की वैल्यू कितनी है 0.5 और ये वैल्यू कितनी है 0.1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 0.05 और परसेंटेज में अगर इसे लिखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये कितना मिलेगा 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, commonly used method for the quick determination of the water content at a field embankment is, फील्ड में जो हम लोग इन सभी में से जो परफॉर्म करने वाला जो मेथड है वो कौन सा होगा, ओवर ड्राइंग मेथड, इसके अंदर देखिए तो इसके लिए हम लोग जो इसको रखेंगे give us poll. बेटा रघुराम, in this it is not possible to give the polls, you have to give the answer only in रनिंग कंडीशंस ओनली। तो आप मेरे को बस वैसे ही इसमें फिल करते चलिए, वी विल कैरी विद दैट। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है जिसे हम लोग कैरी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ठीक है, तो अब इसमें देखना ये हमारे पास में कैल्शियम कार्बाइड है जिसको हम लोग लीस्ट लेटर टाइम में इसमें परफॉर्म करने में कैपेबल। नेक्स्ट वन इज इस तरह से देखो, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अगर इसमें हम लोग टफनेस इंडेक्स के लिए बात करेंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, या कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विड। ठीक है, तो इनमें से अगर हम लोग जब इसके लिए कंसिडर करना होगा तो हम लोग आंसर इज गिवन एज plasticity index to toughness index. IT is given as IP divided by flow index. ठीक है, नेक्स्ट वन इज यहाँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग the soil is said to be the medium plasticity if the plasticity index is, कोई भी सॉइल जो है हमारे पास में अगर वो हमारे लिए वैलिड है जिसको हम लोग मीडियम प्लास्टिसिटी के साथ में अगर डिफाइन करेंगे तो वो इनमें से किसके लिए हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स के साथ में, वो क्या लिमिट होगी जिसे कैरी किया जा सकता है। चंदन
स्टार्ट होगा जो कि हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। आंसर ये सही है, जिसके अंदर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। इसके लिए मैं वैल्यूज में लिख देता हूँ, 0 है तो नॉन प्लास्टिक, ठीक है। लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक, ठीक है। ग्रेटर देन 17 होगा तो हाईली प्लास्टिक, ठीक है। तो वो जसपाल सर से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, a soil has liquid limit as a 65% and plasticity index as a 30%, shrinkage limit as a 25%, and it has a natural moisture content of 45%. The liquidity index of the soil is, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए अगर इसमें हम लोग कैरी करेंगे तो आप कैसे इसको लिखोगे? व्हाट शुड बी द आंसर? इन चारों में से लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए हम लोग, बच्चों ये विजिबल है जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे? इज इट विजिबल? गुड, ठीक है। तो इसमें इस तरह से देखना है कि जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो होगा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कैरी करेंगे तो कितना दे रखा है? 45 माइनस 25%, और ये हो गया हमारे पास में 65 माइनस, सॉरी, 30% है जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा? 15 डिवाइडेड बाई 35, 0.428 लिक्विडिटी इंडेक्स के साथ में, और वो वैल्यू कोई है नहीं, तो उसके चलते द आंसर इज डी, ठीक है। इफ ए सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ द 0.9, ठीक है, इट्स पोरोसिटी शैल बी, अगर उसके लिए आपको सॉइल के लिए वैल्यू जो दे रखी है वॉइड रेशियो की, अगर वो आपको अगर 0.9 दे रखा है तो आप इसके अंदर पोरोसिटी कितना कैलकुलेट करोगे? n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस 0.9 अपॉन 1 प्लस 0.47, यहाँ से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए आंसर क्या रह गया इसके अंदर? राइट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो इसको, वॉइड रेशियो, अच्छा सेम ही आ गया ये तो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज कॉल्ड एज, रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स, अगर इनका रेशियो लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे इसी को? ऑप्शंस, आंसर, आंसर इज सी, टफनेस इंडेक्स वो होता है, ठीक है। आई टी इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाई आई एफ, ठीक है। तो वो आपके पास में आंसर इसका सी। अब नेक्स्ट है इसके लिए इस तरह से देखना, a soil with a plasticity index equal to 0, मे बी कॉल्ड एज, जिस किसी सॉइल के लिए अगर हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू
अगर 0 है तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे अपने आप में? नहीं बेटा अतुल, वो है नहीं, वो मिस हो गई वो से। वो अभी हमको मैसेज आया उसका। आप सब लोग यहाँ आ जाओ, ये सॉइल की क्लास कैरी कर लो मेरे साथ। सब लोग वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, ड्रॉप आउट। मैं वो क्लास को चालू भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? नॉन प्लास्टिक। यहाँ से हम लोग इसको कैरी करेंगे। 0 होगा तो नॉन प्लास्टिक है हमारे पास। ठीक है। द meniscus and the dispersing agent corrections in the hydrometer analysis respectively are। meniscus corrections के लिए अगर हमारे पास में है तो वो अपने आप में हमेशा क्या होंगे? meniscus corrections की वजह से जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा? meniscus and dispersing agent के चलते। राइट विशाल? चलिए, तो ये हमारे पास में इसका ऑप्शन इसमें से होगा, दैट इज ए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम लोग मेनिस्कस करेक्शंस की बात करते हैं तो मेनिस्कस करेक्शंस के अंदर वो हमारे पास में जो आपको, ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग, नहीं बेटा रघुराम, दिस इज ओनली इन यूट्यूब सेशंस ओनली। दिस इज फॉर यूट्यूब सेशंस। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं इस मेनिस्कस करेक्शंस के अंदर तो वो हमारे पास में वैल्यू जो मिलेगी वो इस तरीके से होगा कि उसके अंदर जो भी हमारे पास में जो वैल्यूज आप लोग देखोगे वो ऐसा आपको मिलता हुआ जाएगा उसके, और आप पढ़ते यहाँ पर होना ये चाहिए था उसमें। ठीक है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर ये वाला जो मेनिस्कस है उसके चलते वो वैल्यूज में जब आप देखोगे तो जो भी करेक्शंस आपको जो मार्जिन वहाँ पे मिला है उसको आप हमेशा ऐड करके वहाँ पे ऑब्टेन करते जाओगे। ठीक है। और हाइड्रोमीटर डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए ये हमारे पास में क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होंगे तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो हमें वहाँ पे मिलती जाएगी, तो आंसर आपके पास में क्या रह जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट, राइट विशाल, वाटर कंटेंट इतना है, स्पेसिफिक 2.68 है, द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज, कैलकुलेट कीजिए। राइट। ठीक है। इसके अंदर आपको ई दे रखा है, ये दे रखा है, तो उसके लिए जब आप कैसे कैलकुलेट करो तो एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होगा। ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या मिलेगा इसके अंदर? दैट इज डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 0.188 इंटू 2.68 0.67, तो आंसर इसका क्या रह गया? 75। आंसर इज सी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of the saturated clay has a porosity of 0.562। ठीक है। The void ratio of the clay is, the void ratio of the clay is, विशाल,
एन इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, एन अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, तो उसके चलते क्या मिलेगा, 0.562 वन माइनस 0.562, आंसर इज 1.283। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर the moisture content of a soil below which the soil volume becomes constant is called as, the moisture content of soil below which the soil volume becomes constant, is called as, ठीक है, is called as shrinkage limit, राइट। ठीक है, अच्छा, आई होप बच्चों अब आपको ये प्रॉपर्ली विजिबल है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, if the voids of a soil mass are full of air only, the soil is termed as, the soil is termed as dry soil। वेरी गुड। ठीक है, जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ एयर अगर हमें मिलता हुआ जाएगा तो उसे हम लोग एक ड्राई सॉइल के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड एज, प्लीज बच्चों कमेंट करते चलो इसके अंदर, पढ़ो और कमेंट करो। पोल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आपको कमेंट से आंसर तो पता लग ही जाएगा ना कि आपको सही से कैरी हो पा रहा है या नहीं। राइट, दैट इज कॉल्ड एज पोरोसिटी, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ पोरोसिटी के साथ में terms में। Picnometer is used to determine, is used to determine एक मिनट बेटा। देखिए इसके अंदर numerical, actually में that file right now I don't have with me, specific gravity, and then we will, right, we will solve that question only। ठीक है,
इसके लिए जब कैरी करोगे दैट विल बी 0। The ratio of liquid limit to plastic limit, plasticity index of a soil mass is called as चेक कीजिए इसके अंदर दैट इज टी। ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। It's not possible. If it is greater than this plastic limit, then it will be considered as a zero, and that is a theoretical statement only. Practically, it's not possible. Answer is D. The moisture content of a soil below which the soil volume becomes constant is called as the moisture content of a soil below which is called as that is shrinkage limit only. देखिए इसके next is valid range for S. The degree of saturation of the soil in percentage is राइट। ये हमारे पास में 0 भी पॉसिबल है और 100% भी पॉसिबल है, तो उसके लिए आंसर यहाँ पे नहीं अंकित, इसका आंसर सी नहीं डी होगा बेटा। 0 अगर होगा तो दैट वुड बी अ ड्राई सॉइल, और अगर इक्वल टू है तो इसका मतलब है फुल्ली सैचुरेटेड। ये इनका सिग्निफिकेंस है वहां पे, तो ऑन दैट बेसिस यू विल गेट द आंसर एज अ डी। ठीक है। A soil has a bulk density of 22 kilonewton per meter cubic and a water content of 10%. The dry density of soil in kilonewton per meter cubic is ठीक है। देखिए इसके अंदर गामा ड्राई है इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा बल्क कितना दे रखा है दैट इज 22 डिवाइडेड कितना है 1 प्लस 0.1, तो 22 डिवाइडेड बाय 1.1 दैट इज 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूबिक गामा ड्राई। तो आंसर ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसके अंदर a picnometer is used to determine, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है राइट। ठीक है,
कोई बात नहीं, फिर भी आप कैरी कर जाओ इस चीज़ को। यहाँ पे आंसर इज वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं तरुण, गड़बड़ है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ये बहुत बार आया हुआ है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है, टफनेस इंडेक्स के लिए। बेटा ये पीएससी के अंदर रिपीटेशन ही होता है। मेरा काम यही है, फॉर्मूला बताओ, कंसेप्ट बताओ और आपके माइंड में फीड कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिपीट हो तो आप अच्छे से कैरी कर सको। द यूनिट वेट ऑफ द completely saturated soil is given by, राइट अर्जुन, यही लाइन है, रिपीट हुआ मतलब फेवरेट है और हमें याद करना है। नहीं बेटा, ये अपॉन G+E into gamma W upon 1+E, that would be the answer। A soil has an average particle size of 0.2 mm. It is predominantly, ठीक है, ये हमारे पास में होगा बेसिकली ग्रेवल्स के लिए होगा, ग्रेवल्स के लिए नहीं, सॉरी, ये सैंड के लिए होगा हमारे लिए। कैसे है तो उसको इस तरह से देखना, जैसे अगर हम लोग इसको स्केल पे लिखेंगे तो 4.75 से ज़्यादा, इधर हम लोग देखेंगे तो 75 माइक्रोन से ज़्यादा, ये हो गया ग्रेवल्स, ठीक है, और ये होगा सैंड। इसके बिलो वाला सिल्ट और क्ले के लिए चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सिल्ट 2 माइक्रोन के साथ। तो अब इसमें भी हमारे पास में ये दो जोन में डिवाइड होता है, और जहाँ ये दो जोन में डिवाइड होता है तो उससे आपके पास में एक छोटा सा रिजल्ट है, उसको याद रखना, दैट इज 2 mm, और एक हो गया 0.425। ठीक है, तो 0.425 से अगर इसके साथ देखोगे तो ये आपके पास में 0.2 mm दे रखा है। तो क्या 0.2 इसी के बीच में, क्या ये यही कहीं पे लाई कर जाएगा? नहीं नहीं सॉरी, इससे नीचे वाले में लाई करेगा, ये बेसिकली यहाँ कहीं पे, ठीक है, 0.2 mm। और अगर ये वहाँ कहीं पे लाई करेगा तो ये हमारे पास में इसका आंसर किसके लिए मिल गया हमको? एंड आंसर इज द सैंड होगा, जहाँ से आप लोग इसको कैरी करते हैं। इस चीज़ को देखो कि क्वेश्चन में आपको 0.2 mm है जो दे रखा है, ठीक है, तो 0.2 मैं एक बार फिर इसको बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हो गया ग्रेवल्स के लिए 4.75, ये होगा हमारे पास में सैंड। सैंड के लिए जब आप देखोगे तो इसके दो पोर्शन यहाँ पे बनते हैं। ये हो गया हमारे पास में, जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज अ 2 mm। ये होगा 425 माइक्रो, ठीक है, तो जो हमारे पास में वैल्यू है ये 0.425 है, ठीक है। ये अगर आपको दिया गया तो 0.2 mm जो होगा, क्या वो डेफिनेटली यहाँ कहीं पे ही लाई करेगा? 0.2 की जगह यहाँ कहीं पे ही होगा, ठीक है। 0.2 की वैल्यू ये है, और ये इस जोन में अगर जाएगा तो क्या ये हमारे पास में फाइन सैंड में चला गया? इसके तीन जोन होते हैं हमारे पास में। ये हो गया जिसको बोलते हैं कोर्स सैंड, ये होता है मीडियम सैंड, ठीक है, और इसे हम लोग बोलेंगे फाइन सैंड, ठीक है, तो ये फाइन सैंड में जाएगा। वेरी गुड।
relative density of a compacted dense sand is approximately equal to, ठीक है। इसके लिए जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे, दैट आंसर इज, वेरी गुड, ठीक है, दैट आंसर इज सी ओनली, ठीक है। उसका आंसर इसमें आपको क्या मिलेगा, सी। नहीं बेटा रघुराम, आंसर इज सी। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा, ये गामा डी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जब आप देखोगे तो उसके लिए मतलब एयर वॉइड्स एन ए, ठीक है, वाटर कंटेंट W एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल इज, ठीक है। तो इसमें जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो यहाँ से है जहाँ से इसको आप लोग ऑब्टेन करते हुए जाओ। तो उसके लिए हमारे पास में जीरो एयर वॉइड लाइन वाली जो थ्योरी होती है, वहाँ के लिए आप लोग इसको कैरी करते हैं। आई होप जो ये चीज़ें आप लोग रिकॉल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा ये वाला, देखो अब इसके अंदर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इसके साथ बताओ, स्टॉक्स के साथ में जब आप कैरी करोगे तो आपको कौन सा इसमें आंसर मिलेगा, बताइए। ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। स्टॉक्स के साथ में जब आप देखोगे तो वो हमारे पास में कैपलरी के साथ, डार्सीज लॉ के साथ देखोगे, बी के साथ देखोगे तो कौन सा जाएगा इसमें, डार्सीज लॉ के साथ आप देखोगे तो कौन सा जाएगा, नहीं बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सेटिंग पार्टिकल्स, नहीं इसमें तो ये जाना चाहिए ना, डार्सीज लॉ तो जो है वो तो फोर्थ के साथ जाएगा ना, ठीक है। ये तो इसके साथ जाना चाहिए। अटरबर्ग है वो किसके साथ जाएगा, क्लासिफिकेशन, अटरबर्ग डी के साथ थ्री चला जाएगा यहाँ पे, डी के साथ थ्री है जिसको आप लोग यहाँ पे कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो अल्टीमेटली रहेगा, दैट आंसर इज, अच्छा आपने आंसर दिया है, ठीक है। इसका मतलब सोचेंगे यार यहाँ पे तो नहीं बैठ रहा था इसमें, ये बैठ रहा है इसमें, वेलोसिटी ऑफ द सेटिंग पार्टिकल्स, ठीक ठीक ठीक। A hydrometer is used to measure, a hydrometer is used to measure, ठीक है। Hydrometer is used to measure specific gravity of the liquids. आवाज नहीं सुनाई दे रही बेटा, एम आई नॉट ऑडिबल, ऑडिबल नहीं है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हो सकता है पंखे की देन हो थोड़ी बहुत, ठीक। और तेज बोलता हूँ, if the plasticity index of a soil mass is zero,
then the soil is plasticity index of a soil mass is 0, then the soil is ठीक है बेटा ठीक है। आंसर इज सी। ठीक है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स के साथ आप लोग उसे कैरी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इसके अंदर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी water content of soil can be चेक कीजिए राइट। ठीक है, वो इन सभी में से अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो वो हमारे लिए इसमें ग्रेटर देन 100% भी पॉसिबल है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कभी अगर डाउट लगे नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे याद रखना कि फुटबॉल ग्राउंड अगर है, ठीक है, और उस फुटबॉल ग्राउंड में जाके आप सिर्फ 5 पत्थर ऐसे रख दो या 6 पत्थर ऐसे रख दो, ठीक है, तो उन सभी के बेसिस पे अगर आप उसको कैरी करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास में बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत कम है, लेकिन जो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि इसका रेशियो 100%। तो हम लोग जब इसके वाटर कंटेंट के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, ठीक है, तो वो आपको कितना मिलेगा इसके अंदर, वो 100% से भी ज्यादा है जो यहाँ पर आपको मिल सकता है। फुटबॉल ग्राउंड इसका बेस्ट एग्जांपल याद है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर सिर्फ 10 पत्थर उठा के फेंक दो और उसके बाद कैलकुलेट करना, यू विल फाइंड द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन a soil mass, then the values of porosity and the void ratio respectively are। चेक करो। ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है और सभी के साथ है। हाँ, वापस से चेक करो। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, पोरोसिटी पहले पूछा, वॉइड रेशियो बाद में पूछा है। तो एन और ई दोनों अलग अलग है। ठीक है, इंटरचेंज मत कीजिए उसको, आपने उनके आंसर्स को बस इंटरचेंज कर दिया। तो सी और डी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आंसर ये रह गया हमारे लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ई इक्वल टू क्या हुआ, ये 1 मिल जाएगा, और एन इक्वल टू क्या है, 1/1 + 1 दैट इज 0.5। तो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज, बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन है। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे। अब देखना, सॉरी, वो उसका रिप्रेजेंटेशन गलत है।
लिखने में गड़बड़ हुआ है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रहे हो आप लोग। अरे ये फॉर्मूला नहीं है, ई एफ वन वन प्लस सी। ये बी तो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एन इक्वल टू वन, एन इंटू वन प्लस सी। ठीक है, यही तो है हमारे पास में फॉर्मूला जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, gravel and sand belongs to the following categories of soil. Gravel and sand belongs to following categories of soil. That is alluvial, right? Alluvial soil कहाँ मिलते हैं हमको? Alluvial soil की लोकेशंस कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं हमको? Alluvial soils, right? क्या ये कह सकते हैं ये रिवर के अंदर रहा होगा? ठीक है, और अगर ये रिवर के अंदर होता है तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि रिवर में ऑन द बेसिस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सॉलिड से जो आपको मिलता है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉइल सॉलिड्स होते हैं, साइज के बेसिस पे वहाँ पे रिड्यूस होते हुए जाएंगे तो ये आपको मिलता है। इसीलिए जब भी रिवर सैंड की बात करते हैं तो यू विल गेट अ रेंज ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, उसमें कभी एक सिंगल नहीं मिलता है, आपको एक रेंज के बेसिस पे मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज। ठीक है, when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as। अगर ऐसा होता है तो उस केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड एज। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का ये फॉर्मूला है जहां से आप लोग इसको कैरी कर सकते हो, इसके रिजल्ट को इसमें से, जहां से ये रिजल्ट है आपको इसमें मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ voids to the total volume of soil is known as। थोड़ा एनर्जी चाहिए हमको सर, केवल प्लीज। अरे बच्चों आवाज तो आ नहीं रहा क्या यार? इसमें मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही आवाज कम होगी दिखती है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पोरोसिटी। मुझे नहीं पता इसमें आवाज वगैरह कहाँ से क्या होगा, मैं तो मेरे इसकी आवाज बस इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा इसमें। ठीक है, द फंडामेंटल इक्वेशन of void ratio, specific gravity and water content and the degree of saturation is।
बताइए इनमें से कौन सा होगा? सहवाग। SE = WG। राइट, चलिए। When the plasticity index of a soil is 0, the soil is प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो क्या होगा? ठीक है, plasticity index of a soil is 0, that means the soil is sand। ठीक है, वो हमारे पास में सैंडी सॉइल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, which of the following statements is true? गुड बेटा। ठीक है, ये इसमें ये स्टेटमेंट, सॉरी, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ड्राई सॉइल के अंदर यही तो होता है कि वो हमारे पास में एयर से फिल हो जाएगा, और सैचुरेटेड की बात करते हैं तो वाटर से फिल हो जाएगा। पार्शियली की बात करेंगे तो एयर एंड वाटर दोनों ही फिल्ड होंगे। तो क्या ये हमारे पास में यही रह गया इसका आंसर? आई होप बेटा यहाँ तक के सारे आंसर्स को इसमें मैच कर गए होंगे इसमें। ठीक है बेटा, मैं दूसरी फाइल एक है उसे कैरी कर रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, द वाटर फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज कॉल्ड एज, आंसर पानी के थ्रू जो मिलेगा, अभी तो कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था। ठीक है, दैट वुड बी द अलूवियल सॉइल। ठीक है, रिवर्स के साथ जिसको हम लोग कैरी करते हैं। Which one is following list does not possess plasticity? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लास्टिसिटी को नहीं कैरी करता है? ठीक है, दैट इज रॉक पाउडर। उसमें किसी भी टाइप का कोई भी प्लास्टिसिटी हमें नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, प्लास्टिसिटी इसलिए नहीं होता है क्योंकि रॉक पाउडर की अगर बात करते हैं, जो बेसिकली कुछ और नहीं, एक सिल्ट की तरह से बनता हुआ हमें जाता है। ठीक है, रॉक अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कोहेसिव नहीं होगा। रॉक अपने आप में एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कि कभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि
हम लोग उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई स्टिकी नेचर है नहीं। क्ले जब आएगा तब हम लोग कंसिडर करेंगे, और रॉक फ्लोर की अगर बात करेंगे, रॉक पाउडर की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर नहीं है। और ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, क्ले के पार्ट है, तो इन तीनों में है, उसमें नहीं है। ठीक है। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एज, एक ऐसा सॉइल जो कि विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह अगर कैरी किया जाता है। अच्छा रघुराम, ठीक है। रॉक के थ्रू जो एक बार पहले इसका जवाब दे दो, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। एओलियन सॉइल। ठीक है। विंड के थ्रू जो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज एओलियन सॉइल। आप इसको इस तरह से समझना कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ द रॉक, ये बात सत्य है कि वो होगा वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक, लेकिन इस वेदरिंग एक्शन के भी तो दो एजेंसीज हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो जो फिजिकल में हम लोगों को मिलता है, जिसके अंदर हमारे चाहे विंड हो या वाटर हो, या जिसको हमारे ग्लेशियर्स के साथ हम लोग देखते हैं, या ग्रेविटी के थ्रू जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, इनमें किसी भी टाइप का कोई भी उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज पेरेंटल मेंबर जैसा हमें शो होता हुआ दिखाई देता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग जैसे बात करते हैं इसके लिए और केमिकल ऑक्सीडेशन के साथ में, तो केमिकल के साथ में या फिर जो हमारे पास में केमिकल एजेंसीज के साथ देखते हैं, तो वो तीन हमको मिलती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन। इन तीनों के चलते होता क्या है, प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होना चालू होती है, उसके ऊपर मिनरल्स का डिपोजिशन चालू होता है। तो रॉक फ्लोर तो है, लेकिन रॉक फ्लोर के ऊपर प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक उसके ऊपर केमिकल किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शंस अगर नहीं हो रहा है, तब तक हमें कोई डर नहीं। जैसे उसमें रिएक्शंस होना चालू होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज है जो चेंज होती हुई जाती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। रॉक फ्लोर को कभी आप लोग समझने में आपको डाउट लगे कि यार ये क्या है कैसे है, तो उसको आप याद रख लेना एज ए सिल्ट। वो सिल्ट होता है एक तरह से, जो बहुत महीन आपको मिलेगा, एकदम फाइनेस्ट फॉर्म जो होता है रॉक फ्लोर, दैट इज नथिंग बट द सिल्ट ओनली। तो इस सिल्ट का एग्जांपल है जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डील कर रहे हैं। आई होप बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया हो इसके अंदर। ठीक है, चलिए बेटा। ठीक है, द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, ओके बेटा, वेलकम। ठीक है, कोलेप्सिबल सॉइल कौन सा होगा इनमें से, दैट इज सी ओनली। ठीक है, वो सिर्फ है हमारे पास में एलेक्स, बेटा सी, यही होता है। ये किसी टाइप की कोई भी रेजिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। कोलेप्सिबल जो हमारे पास में इसी का एक फॉर्म है जो कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप में सिल्ट का ही एक फॉर्म है जिसको कैरी कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो इजीली डैमेज होता हुआ दिखाई देगा आपको, ये आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको देखो, विंड ब्लोन सिल्ट having little or no stratification is called as, इसमें देखो ये एग्जाम्पल उसी का था जो हमने प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा है, ये उसका है। राइट, वो हमारे पास में यहां से आपको मिलता हुआ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आई होप ये भी यहां तक तैयार है आपको। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ,
Okay, Alex. Okay. The engineering of soil is not related to the constructions of. Right. In case of the highways, definitely we have to provide the embankment, and that should be compacted with the help of these rollers and all. So the this theory is applicable for this highway of the engineering of the soil is actually applicable for this highway theories. And same is the logic with the railways and tramways, where we use this tram. Tram का use कहाँ होता है? This tram is used in ये कोलकाता में काम में आता है ना, तो वहां पे रोड पे होगा, ठीक है. देयर इज एन ऑन द रोड, we have provided a dedicated track in terms of this local movement, ठीक है, and that is a tram, ठीक है. But in case of the ropeways we do not require any type of the soil. Reason because that is in the air only, right beta? Raghuram, the answer is that is in the air only, so that's why we will not require any type of the soil construction or the soil management and the soil engineering. So the answer is B only. When the products of the rock weathering are not transported as sediments but remain in place, the soil is known as. Right. The answer is a residual soil. Because in case of the residual soils, the soil after the weathering, they are going to be placed at the same location only. They are not going to be moved. So that's why the name is given as a residual. And the another type of the soil is called as a transported soil. And that type of the soil is going to move from one location to another location. But what is the main agency that is responsible for the transported soil phenomena? What is that main agency that is responsible for this transportation of soil? What is that main agency? Answer is residual soil. No, no, Alex. The answer is residual soil because in case of the residual soil, the soil is going to be placed is located at the same location. It is never going to be moved from another location. So the name is given as on that basis, residual. Does physical weathering causes plasticity in soil? Raghuram, that depends on whether the soil is from what type of the rock. Then only we can say that. Otherwise, it's very rare that the physical agencies will create this type of the plasticity in soil. Because if that soil is going to be placed at that location, if it is a residual soil, then it's not. But if it is going to be transported, then it might be possible. Reason because it is going to be in contact with different type of the soils, right? So like there are some different type of the minerals are going to be available, then there will be oxidation reduction, so that type of the theory we can say that, so there will be higher chances, right? The specific gravity of the sandy soil is equal to. The specific gravity of the sandy soil is equal to. That is a general answer, na? You can give easily. True, Raghuram. The answer is 2.65 and 2.6. 2.65 is the correct answer, but
for this question purpose, we can have as a 2.6. Okay, because whenever the sandy soil is there, we can have a value of as a 2.65 for the inorganic type of the soil. So there is a one more question. If fine grained soils and the coarse grained soils are two different categories of the soils are divided on the basis of the sizes, then which soil will have the higher specific gravities? Coarse grained particles or fine grained particles? Which one will have the higher specific gravity? Actually, I don't have polls option here. It's not in the YouTube session. It's always in the special classes only or the plus classes only. Fine grained particles. What is the reason for that? What is the reason that in case of the fine grained soils, you will always have the higher specific gravity? True. Specific surface area, then what will be the effect of that if the higher specific surface area is there? Then how will you relate that, Atul? How will you relate that? Because by what will be the effect if the specific surface area is higher? No, 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 no. Aham. Okay, wait, there is a logic. मैं आपको देता हूँ. देखो, suppose these are the solid particles. ठीक है. Now if we convert them, if we reduce the size of the particles, then the size of the particles will be like this way. Okay. Now what will be the effect of that? No doubt the specific surface area, right? We can say that the water consumption to wet the all the sides of the surface or the total surfaces of the solids. If you want to just provide the sufficient amount of the water to wet, then first case and second case, which one will require the more amount of water, right, Atul? अब आया ना आंसर आपका. ठीक है. Which one will require more amount of the water to wet all the surfaces? In case of the second, right, specific surface area is higher. That is the logic. But at the same time, what is G? G stands for weight of the solid divided by weight of the water. But weight of the water, but volume of the solid must be equal to the volume of water. ठीक है. Volume of the solid must be equal to volume of the water. Now the theory is, in case of the soil solids, we will have this weight of the solid remains the same in both the cases. In both the cases, the volume of weight of the solid, weight remains the same. But the only problem is, if the higher amount of the if the higher specific surface area is there, then the water consumption will be higher. So if it is going to be increased, then there will be increment in the specific gravity of the soil solids. That is the reason. Okay, so that's why you will always have the higher specific gravity for the smaller size of the particles as compared for the bigger size of the particles. I hope uh, it is clear to you guys. Okay, now the next is the methods of the slices is applicable to. The answer is, I think that is the answer.
ठीक है, द आंसर इज होमोजेनियस सॉइल। ठीक है, होमोजेनियस सॉइल इज द करेक्ट आंसर। Stratified soil is not the answer because in case of the stratified soil, uh, there is a statement: stratified soils are those that are characterized by abrupt porosity changes at various depths within the potential active root zone. ठीक है, black cotton soils covers a large part of after falling. Which one is the correct? Black cotton soils covers the major part. It's in the southern India only. Southern part. D. Central part is MP, but there is some more portion that is the southern part. Southern India portion will have the higher uh, this black cotton soil deposits. Flocculent structure is found in where we will get right. I know, Raghuram. Flocculent structure is found in flocculent type of the structures will form in case of the clays. Which of the following types of the soil is not wind-blown deposit? Which of the following types of soil is not wind-blown deposits? Right. The answer is A only. Drift is phenomenon. Drift is possible in case of the glacier soils only. Okay. These are transported by the ice. Transported by ice. For fine-grained cohesive soils, method used for drainage is
राइट। ठीक है, द आंसर इज डी, electroosmosis. This particular method is basically used in case of जिसमें फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए इसको काम में लेते हैं हम लोग। A soil composed of loose granular graded materials which can be scoured off with the same ease with which it is deposited is known as. The answer is incoherent. Array, sorry. Answer is incoherent alluvium. It's not lacy theory. They have not accepted it. Regime silts. Soil composed of the loose which can be scored off with the same use incoherent alluvium. Right? It can be incoherent alluvium. You can say that. Okay. I will give these answers in the group only. In which soil structures are the particles arranged more or less parallel to each other? In which soil structures are the particles arranged more or less parallel to each other? The answer is dispersed. The answer is dispersed. What is the most common medium for the sediment transport? What is the most common medium for the sediment transport? The answer is right. D only. D is the best answer. ठीक है, ये इसमें वी हैव टू ये मैच करना है इसमें, तो ये देखो। ठीक है, लिस्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड। This particular question is something different.
ठीक है. Out of all the values, this is the soft clay is under consolidated and the calcareous clay. ठीक है. These are obtained from the crust cell. ठीक है. This particular question is basically from that different parts जिसमें ये वाला जो होंगे it is not possible to give the answer for that. ठीक है. You have to just go through with that only. Remember that this question, just remember this. The clay mineral primarily govern the swelling behavior of black cotton soil is the clay mineral primarily governing the swelling behavior of the black cotton soil is Montmorillonite. The answer is Montmorillonite. Okay, the black cotton soil which exhibit a high shrinkage and expensive qualities due to the presence of the clay minerals of group. The answer is Montmorillonite only. The wind-blown soils are associated with the wind-blown soils are associated with Ram making a special group for the preparations in the live class only, right? The lacustrine soils are obtained from lake beds. No, beta, it's lake lacustrine. You can remember this as a answer for that. Lacustrine soils are always obtained from the lake beds. It's a trick only. Lacustrine means we will go for the lake. Consider the following statements in the context of the Aeolian soils. The soil is deposited by the wind. ठीक है?
The soil has large permeability, is low density and low compressibility. It should not be low compressibility. In case of the Aeolian soil, it is high compressible. Okay? It should be high compressible, right? That is the only explanation for that. These Aeolian soils are going to be deposited. So whenever a person is going to place a hand or a body or foot is over that Aeolian soil, that portion is actually going to be compressed. So that's why we can say that Aeolian soils will have the high compressibility, not on the lower side or the lower compressibility. The soils most susceptible to liquefactions are. Right. Saturated fine medium sands of the uniform particle size. In case of the saturated sand, whenever there is a sudden loading or the sudden type of the shaking of the vibrating loads or earthquake conditions, the total load is actually going to be carried by the this water particles only. Hence, there will be increment in the okay, there will be increment in the pore water pressure and decrement in the effective stresses. The result of that, it is not possible for the structure to transmit the applied force, and the total structure is actually going to be collapsed. That's why that is called as that phenomena is very dangerous. This liquefaction phenomena. Deposited Aeolian soil is because of that wind blown soil only. Which of the following soil structure is possible for the cohesion-less soils? Honeycomb structures. But the single grain particles can also be considered, but sometimes it is not possible that that is because of that we can say that on the basis of that clay particles or the cohesionless particles. It can be both. Soils which are formed by the decomposition of the rocks are called as.
decomposition of right. It can be also considered laterite, desert soil, and the black cotton soils. Okay. No, desert soil it's not no. Okay. Answer is laterite and black cotton soils will have the as a clay particles. Sedimentary deposits consist of alternate thin layers of silt and clay are called as Beta, I have sent the pictures to my Telegram channel regarding that topic. Warped clay. For the warped clays, I have sent some pictures. ये warped है. Structures built on will have to withstand greater risk during the earthquakes. किस टाइप के सॉइल्स के लिए structures built on which type of the soils will have to withstand greater risk during the earthquakes. ठीक है will have greater risk during the earthquakes. Strong rock, it's not possible. That is only as a loose soil. In case of the loose soil, there will be the higher chances कि वो वहाँ पर आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स होता हुआ दिख जाए. So there will be the higher chances that in case of the loose soil, there will be some problem. Black cotton soil is a product of decomposition of
ठीक है। basalt. Which of the following is a property of the black cotton soils? Black cotton. It swells extensively when wet and shrinks excessively when dry. Okay, that is the property. Soils are basically, I will send you in my group. Actually मैं एक दो दिनों के बाद में on Sunday you will get a complete PDF of all the PYQs of soil mechanics, objective, conventional, PSC, SSC, GATE, everything. There will be three files will be there on Sunday. But organic and inorganic materials. Collovial soils or the talus are transported by gravity from the hilly area. In case of the bottom of the hilly area, we will find this type of the soil. Which soil is classified according to geological process of formation? No, answers के लिए ठीक है, if you want you I can give the answers, but मेरा ये है कि आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. दैट इज द लॉजिक कि आप चाहो तो जैसे जैसे सॉल्व होंगे आई विल हैंड ओवर दैट शीट टू यू. दैट इज द कंसर्न कि जो सोचा है अभी तक यही सोचा है कि आपको आंसर्स यहाँ क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, देन आफ्टर जब सब कंप्लीट हो जाएंगे कंपाइल्ड एक फाइनल आंसर विद स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब सेशन लिंक जो भी होंगे. From there you can, if you want, you can have a look what was the thing that was discussed behind that question in that particular class. ये उसका सोचा है अभी तक के लिए. ठीक है. The answer is which soil is classified according to the geological process of formation. That is the alluvial soil. ठीक है. That is alluvial soil. हाँ with links, लिंक के साथ मिलेगा प्रॉपर सॉइल बिकॉज बीएमसी होने वाला है एंड स्टील को नेक्स्ट वीक में हम लोग बाइंड अप करेंगे, तो स्टील बीएमसी इन दो के लिंक्स मिल जाएंगे. सॉइल रहेगा, सॉइल को कैरी कर जाऊंगा. कोई बात नहीं. एंड अनकन्फॉर्मिटी इज
आई एम फाइन बेटा, कोई बात नहीं। मुझे भी लग रहा है कि आई शुड गो फॉर द सम पार्ट ऑफ द जियोलॉजी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, द अनकन्फॉर्मिटी, the surface of the erosion or the non-deposition as detected in a sequence of the rocks. Which of the following soils is transported by the gravitational forces? Gravitational forces, that is talus, ठीक है, और colloquial soil. Which of the statements are correct for the black cotton soils? Okay, beta. Good night. Bye bye. Highly plastic and low shearing strength. Aeolian soil is the soil deposited by wind. This is still deposited by wind, and deposits have answer to this question is right. Low density and high compressibility. Voids के साथ में जगह ज़्यादा होगा, so we will get the high compressible and density will be less. The soil which is formed by the transportation of the weathered rock material by the wind is
Okay, that is the Aeolian soil. Only two, three questions are different. मतलब, or we can summarize only five questions. We can say that these are going to be different from the normal convention. Rest of the questions are in the same pattern, right? Which is the geological cycle for the formation of soil? हाँ बेटा टुल अतुल कल है सुबह क्लास. Weathering, then after transportation, then after deposition and upheaval. Which of the following is cohesive soils? Great. Black cotton soils. The branch of geology which deals with various aspects of the rocks is called as. Is it is petrology. It's petrology. The average density of the earth. The average density of the earth may be taken as. नहीं बेटा आंसर इज सही. पेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशंस एंड जो उनकी सारी चीजें हैं उनके साथ कैरी होगा. सो दैट वुड पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रॉक्स, igneous, metamorphic and sedimentary, and the process that form and transform them. So it's true. Identify the true statements from the following.
ठीक है। A soil transported by the gravitational force is called as talus. नहीं बेटा, इसके लिए आंसर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर ना। ठीक है। प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी होंगी उसकी। The soil formed by the weathering action on rocks. Just 1 minute. The soil formed by the weathering action on rocks and remains at the place of formation is called as. Hmm. Just answer this question. We will return to that previous question also again, right? Okay, at the place of the formation. So that is the residual soil. Now, the back one is the two statements from the following. Laterite soil is the category of the organic soils. Okay. That, this is for inorganic. Okay. The clay deposit which exhibits no evidence of fissuring is described as the intact. ठीक है। यहाँ इसके लिए स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये वाला है हमारे पास में सॉलिड है। ठीक है। अब इसमें ना वाटर हेड फॉर्मली टू द क्ले पार्टिकल्स हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज द ऑर्डिनरी वाटर्स। ये बस थोड़ा सा हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर शायद क्ले पार्टिकल्स, मैं जस्ट आई एम आस्किंग। ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए बोलूंगा कि हाँ ये सी सॉलिड है कि वो आंसर होगा। लेकिन बी में बस ये हो सकता है कि शायद उसमें रिएक्ट करके ही वो अपनी प्रॉपर्टीज है जो कि वहां पे एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, इट्स नॉट लाइक कि whenever the water is going to be in between the particles, in between the clay particles, it will have the same property. Reason because the amount of the water whenever it is going to be mixed with the clay particles, the volume is going to be increased, so that means the water is again going to react with the soil minerals or the clay minerals which are available in that soil, and then after there will be increment in the water, then after there will be increment in the volume of the soil sample. So we cannot say that the total volume which is going to be increased is going to be independent of the without modification of the water particles phenomena. So definitely there will be some chances the particle or the water particles which are used, which are provided in the clay particles, are changed like this way only. They have reacted the minerals. They have reacted with the minerals, and then after there will be increment in the volume of that soil sample or the clay sample. We can say that. उसमें रिएक्ट किया है उसके बाद जाके वहां पर वो चीज है। हालांकि ये कह सकते हो कि भाई पानी हमें जो बाद में मिलेगा रिएक्ट करने के जो बाद में हम लोगों को मिलता हुआ जाएगा वो एज इट इज हो सकता है, लेकिन वो अभी जो उसके अंदर अवेलेबल है वो सेम नहीं होगा। अगर सेम होता तो वो हमारे पास में वॉल्यूम उनका जो इंक्रीमेंट होता वो हर जगह वो अलग अलग नहीं होता, वो सेम होना चाहिए था। तो मिनरल्स के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा। आई होप रघुराम यू गॉट योर आंसर। ठीक है। इनऑर्गेनिक clays have the specific gravity usually between following range. वेलकम बेटा।
हमें जो याद है दैट आंसर विच वी रिमेम्बर इज अ 2.65। 2.65 है जो हमें याद रहता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग कैरी कर सकते हैं। बी नहीं होगा बेटा, बी में रेंज बहुत ज्यादा आ रही है, इट्स नॉट पॉसिबल रघुराम। इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर एज अ 1.65 टू 2.65, देन जो ऑर्गेनिक सॉइल्स है वो भी आएगा इसके अंदर रघुराम। ये वैल्यू भी इसमें कहीं कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली में एक चीज मैं इसमें बोलता हूँ, जो इन्होंने इसको लॉजिक कंसिडर किया होगा, हमारे लिए जो वैल्यूज हम लोग लिखते हैं वो 2.6 से 2.7 के बीच में लिखते हैं। रिमेम्बर दैट कि जब हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ते हैं तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ये लिखा जाता है कि इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से 2.7 के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गो नियर अबाउट, वी कैन नॉट से दैट कि ये करेक्ट होगा, ठीक है। बी इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो 2 से कम होने पर, लेस देन 2 इज फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक सॉइल्स की टेंडेंसी में जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो है वो पार्ट को जो डिवाइड करेंगे, तो इन दैट कंडीशन वी शुड हैव एज अ हायर वैल्यूज ग्रेटर देन 2, तो वो यहाँ वैलिड नहीं हो पाएगा। मैं इसके लिए लिख देता हूँ, मतलब किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ वो दे रहा हूँ, फॉर ऑर्गेनिक क्लेज, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स is in the range of 1 to 2। ठीक है, ये हो गया। और जब हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल्स की बात करते हैं, तो एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, क्या जो, ठीक है, मैं एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, उसमें एफजीएस की जब बात करते हैं तो क्या उसमें वैल्यू थोड़ा सा हमें ज्यादा मिलता है। हायर, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद है आपको कि हमारे पास में सीजीएस एंड एफजीएस की बात करते हैं तो एफजीएस के अंदर थोड़ा हमें ज्यादा ही मिलेगा वहां पे। तो ऑफ कोर्स मतलब हम जा सकते हैं इसके अंदर, इस आंसर में ज्यादा वो नहीं है, डिविएशन नहीं होगा। नहीं तो हम लोग ये याद रखें 2.65 तो होगा, उससे थोड़ा ज्यादा है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फाइन ग्रेन पार्टिकल इस रीजन के चलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड इन इट्स in place of natural state is called as, right Raghuram? ये कुछ ज्यादा ही नया वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बैंक क्यूबिक मीटर। मैं इसके लिए आपको कैरी करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए।
बेटा मैं ये पिक है जिसके साथ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ से कैरी कर सकते हो। आज कल आज सुबह वाली मत करना बेटा, कल कर लेना, इतना अत्याचार मत करो खुद के ऊपर, ठीक है। Which of the following soil contains high inorganic content? High organic content, that is fit only. Next is, okay, we will continue for some more time. Estimate the theoretical height of capillary rise in a fine-grained soil with effective size of 0.02 mm and the void ratio is 0.5. Use Terzaghi's and the Peck relations. Take the empirical constant as 0.3 centimeters. Right, this is the formula. ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसमें आप लोग h इक्वल टू क्या लिखोगे, c डिवाइडेड बाई e d10। c हो गया 0.3, 0.5 इंटू 0.00। Among the different types of soil given, identify the soil having low values of specific gravities, may fall below 2.
ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था कि दैट वैल्यू विल बी लेस देन 2, जो हमारे पास में ऑर्गेनिक के लिए होगा, राइट। Process is salty clay formed by the actions of wind only। विंड से है जहां से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हुए जाएंगे। The texture of sandstone is plastic। एक मिनट रुकिए बेटा, चेक करते हैं कि इसका कहाँ है। बेटा मैंने ये आपको एक वो दिया है जहाँ से आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। प्लास्टिक। ठीक है, मैं वर्ड दिया है आपको प्लास्टिक। ये वर्ड आपको मिल गया ग्रुप में। सैंडस्टोन के लिए ही वो उसका एग्जांपल है ना। An object that has no size but has mass and is assumed to be a single point in is space। आंसर। पार्टिकल। ठीक है, इट्स पार्टिकल that has no size but has mass and is assumed to be a single point in space।
ठीक है, द आंसर इज पार्टिकल। ये कुछ ज्यादा ही बेसिक उठाया गया है। Drilling mud is usually a mixture of ये आंसर आप दे दोगे। Bentonite clay and water. Loam is a mixture of right sand, silt, and clay. Colloquial soils are those which are very good. That is deposited by the gravitational forces. Next is which of the following is a deposit of the glacial origin consisting of unassorted mixture of boulders and clay particles? Right. नहीं बेटा, it's still only. ये वो होते हैं जो डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियल ओरिजिन्स के साथ में है। इसमें से बच्चों काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो भी सही, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कैरी कर सकते हो आप लोग, और ये रिसेंटली आया हुआ है। Which one or more of the following statement is or are true? आंसर इज, ये वाला भी, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सभी सही हैं इसके अंदर, सो वी विल गेट दिस आंसर एज अ डी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है ना उसमें, क्यों रघुराम, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा भी तो है। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी के लिए आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे डिफाइन करोगे ना। E अपन 1 + C से भी वही मिलता है। We will get as the volume of words divided by total volume. So total volume remains a constant either in case of the solid, the coarse grained particles or the fine grained particles. In both the cases, we will have the total volume of the soils as the same. Now, which one will have the higher words? Number of words किसमें ज़्यादा होंगे? क्ले में और ग्रेवल्स में? अब उसका पोरस है लेकिन उसके परमेबिलिटी के साथ में उसको कैरी कर रहे हो आप लोग। परमेबिलिटी के साथ में देख रहे हो। पोरस वाला जो होगा वर्ड वो होता है कि हमारे पास में कि ये कह सकते हैं कि हमारे पास में वो अपने आप में पोरस होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से है कि हमारे पास में इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो हमें ज्यादा मिलता है। आप वहां से चाहो तो इसको रिलेट कर सकते हो। आप उसके साथ रिलेट कर लो। यहाँ इसके साथ देखोगे n = 2 के साथ में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बेटर है कि आप उसके साथ कैरी करना कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है या तो वहां से देखो, नहीं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वहां से देखो। हाँ, रिटेन हो, ये भी कह सकते हो यहाँ से। परमेबिलिटी के साथ में रिलेट कर सकते हैं, राइट? फाइट फॉर राइट। परमेबिलिटी के साथ देखोगे तो आपको उसमें लगेगा कि हाँ, जैसे कि क्ले हमारे पास में परमेबल नहीं है, लेकिन सेम टाइम पर जब हम लोग बात करते हैं सैंड वगैरह की तो वो परमेबल हमको मिल जाता है, इजीली परमेबल है वो हमारे लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है हमारे पास में। जैसे क्ले की बात करेंगे तो वो परमेबल नहीं है, वो सिर्फ होल्ड कर सकता है, रिटेन कर सकता है, लेकिन वो जाने नहीं देगा पानी को वहां से। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर? रघुराम, रघुराम बेटा क्लियर है या अभी भी डाउट है? हाँ, ये कह सकते हो बिल्कुल। जितना ज्यादा हमारे पास में पोरोसिटी, जितने ज्यादा हमारे पास में स्पेसिफिक सरफेस एरिया, एक्चुअली में वो सीधा सिंपल वहीं से मिल जाएगा, एन के फॉर्मूले से ही मिल जाएगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एन का फॉर्मूला देखो ना, n = क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम चाहे सॉलिड के लिए देखोगे, इनकेस ऑफ द कोर्स ग्रेन पार्टिकल और द फाइन ग्रेन पार्टिकल्स दोनों के लिए देखोगे तो आपके पास में वो तो रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको। चेंज किस में हुआ? In case of the clay particles, we will have the higher number of the voids as compared to the coarse grained particles. So we will have that situation. Is that clear? ठीक है। अच्छा, answer for this question is, ठीक है, this question is correct. Higher the plasticity index of a soil, greater its swelling potential. जितना ज़्यादा हमारे पास में प्लास्टिसिटी की वैल्यू हमें ज़्यादा होती हुई जाएगी उतना ही हमारे लिए यहाँ पे स्वेलिंग के पोटेंशियल या स्वेलिंग होने के चांसेस जो है वो मटेरियल में हमको उतने ही ज़्यादा मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। लो, या फिर यूँ कह सकते हो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये वाला वर्ड नहीं है अटरबर्ग साहब ने जो समझाया था कि जिसमें ये वाला जोन आईपी यही तो होता है। अब जिसमें जितना ज्यादा आईपी की वैल्यू होती हुई जाएगी, जितना हायर आईपी अगर होता हुआ जाएगा तो उतना ही
वो माउल्ड होके या टॉय जोन जिसको बोलते हैं उसमें वो डिफॉर्म होता हुआ जाएगा। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अपने आप में मतलब जिसमें होता है ना कि हमारे पास में स्वेलिंग और श्रिंकेज के जो चांसेस हैं वो इसी जोन में तो शो होगा हमारे लिए, क्योंकि लिक्विड लिमिट के बाद में तो ऑलमोस्ट वो टेंड्स टू फ्लो होता हुआ हमें दिखाई देता है। वी कैन रिलेट दैट थिंग। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों समझ में आया आपको कि किस तरीके से इसको रिलेट किया गया है इसके अंदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज low shrinkage limit of a soil indicates possibility of swelling at low water content, which of the above statements। ठीक है, जितना लो श्रिंकेज लिमिट होगा सॉइल के लिए, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारे पास में ये श्रिंकेज लिमिट लेसर वैल्यू पे अगर हमको मिलता हुआ जाएगा, ठीक है, तो क्या ये कहेंगे कि श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जिसके बाद में वॉल्यूम का एक्सपेंड होना चालू होगा, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट इज द मिनिमम लिमिट एट विच आफ्टर रिडक्शन इन द वाटर देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सॉइल सॉलिड। वो जो हमारे पास में पानी में होगा, जो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम लोगों ने पानी को फर्दर इससे बिलो करते गए। तो दैट मीन्स कि ये श्रिंकेज लिमिट हमारे लिए वो लिमिटिंग, ये मिनिमम लिमिट है। तो अब ये कहते हैं जितना वो नीचे जाता जाएगा, जितना वो हम लोग ये कहेंगे कम वैल्यू होती हुई जाएगी, उतना जल्दी नेक्स्ट सॉइल जो है वो स्टार्ट होता हुआ जाएगा आगे के लिए, जिसमें स्वेलिंग होने के चांसेस हमें ज्यादा दिखाई देंगे। सर कैन वी से द लोअर द श्रिंकेज लिमिट, lower are the voids present, right beta, we can say that number of the voids will be less because क्योंकि वो वॉल्यूम पानी के साथ में रिलेट कर पाओगे उसको, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो इसको। जितना हमारे पास में श्रिंकेज लिमिट कम होगा उतना ही वॉइड्स के प्रेजेंट होने के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिल हो चुका होगा। मतलब आप ये सोचो ना कि कंटेनर में जितना आना था आ गया और उसके बाद में आगे के लिए कैरी हो सके, वर्षन के सिलेक्ट कर सकते हैं। सीमेंट देखो एक्चुअली बेटा ये जहाँ ये जितनी भी जो कहानियां है ना कि चाहे आप देखो सीमेंट के लिए पढ़ो, चाहे आप क्ले के लिए पढ़ो, चाहे आप आटे के लिए पढ़ो, जो होता है ना घर में आटा जो होता है, इन तीनों के लिए पढ़ोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। रीजन, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल अलग है लेकिन समझना उसको। हम लोग ये कहते हैं कि आटे में कभी कभी क्या करते हैं कि थोड़े से पार्टिकल कभी बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं। तो हम लोग जब पार्टिकल्स का या जब जितना फाइन आटा जब होगा, क्योंकि अब मैं आपसे कहूंगा कि क्ले को जाके देखो, तो ट्रस्ट मी बेटा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड चेक क्ले पार्टिकल्स इन रियल लाइफ, बट यू कैन चेक दैट आटा थिंग इन अ रियल लाइफ, वो घर में बैठ के आप चेक कर सकते हो। तो उसमें देखना इस तरह से कि जितना फाइन पार्टिकल्स होता है, आप दो चीज देखना, मैदा और आटा। ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो जितना फाइन होगा वो एकदम आपके हाथों के बीच में ऐसे स्लिप होता हुआ दिखाई दे जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे लिए जो जितना ज्यादा फाइन होगा उसमें पानी डालने पर एक तो पानी का कंजम्पशन वो ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद में उसके स्वेलिंग होने के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो एक्सपेंड होने के जो चांसेस है वो उतने ही ज्यादा हमको मिलते हुए जाएंगे। तो आप वहां से भी इस बात को रिलेट कर पाओगे इजीली, क्योंकि हमारे लिए दोनों के अंदर भाई जितने ज्यादा हमारे पास में साइज ऑफ द वर्ड्स मतलब जो हमारे पास साइज ऑफ द वर्ड्स कम होंगे, पानी उतना इजीली हर जगह जाता जाएगा। द सेम इज द लॉजिक विद द सीमेंट, सेम इज द लॉजिक विद द क्ले पार्टिकल्स। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना वो ज्यादा आसानी से कैरी करता हुआ जाएगा हमको। आई होप बेटा आप लोग समझ पाए इन बातों को। ठीक है, कि जब आप इस चीज को उसमें कैरी करते हुए जाओगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, उसमें आपको ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इनको, और इसको अगर सिंपल वे में करना है तो आप लोग उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया से रिलेट करना, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर दैट। ठीक है,
बच्चों ये वाली जो फाइल है, ये थोड़ी सी हमें सही लगी ये फाइल आप लोगों के लिए। ठीक है, आई विल शेयर दिस फाइल टू यू गाइस। दोनों ही फाइल है जो मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, मैं उस पर आपको शेयर कर दूंगा, एंड कम्युनिटी पे भी शेयर करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ताकि आप चाहो तो दोनों में से किसी भी जगह पे से आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां आपको मर्जी करे। ठीक है, चाहो आप कम्युनिटी पे जो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप जितने भी मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है वहां से भी आप ये सारी सारे फाइल्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम लिंक बेटा, यू कैन सर्च फॉर एज अ दैट। ये लीजिए बेटा। आप यहाँ से इसको कैरी कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए दोनों ही जगह पर ये फाइल को शेयर कर दूंगा, चाहे आप यहाँ देख लीजिए, नहीं तो मैं आप लोग कम्युनिटी पे होंगे वहाँ पे भी देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से सही थे, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है जो हम लोगों को मिले थे। अच्छा बच्चों, एक आपकी आज ही एक ब्रिज इंजीनियरिंग की भी क्लास हुई थी। उसका नेक्स्ट क्लास जो होगा दैट वुड बी ऑन द संडे, एंड फॉलोड बाय वन, जिसमें मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा एक पीवाईक्यू सेशंस के साथ में। ठीक है, देन आफ्टर दैट विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद आप लोग ये कह सकते हो कि ये क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट होता हुआ उसमें गया। ठीक है, तो दैट विल बी द क्लोजिंग। ठीक है बच्चों, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। वैसे तो इस समय डाउट तो नहीं होगा। हाँ बेटा, आज ब्रिज इंजीनियरिंग की पहली क्लास थी बेटा। ये फाइट फॉर राइट, ये लिंक है, ये ओपन, मेरे पास में एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग इजीली कैरी कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ये है दुष्यंत, इसी पे आप देखना। लिंक यहाँ पे तो शो होगा नहीं ना, ये वो जगह है। हाँ बेटा, आज उसके लिए थी। अब एक उसकी क्लास संडे को होने वाली है, तो आप वहां से चाहो तो उसके अंदर कैरी कर सकते हो। संडे के दिन जो होगा उसमें पीवाईक्यू सेशंस भी होगा जिसको हम लोग कैरी करेंगे फिर। चलिए बेटा, आज के लिए क्लास को मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। ओके, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इसके। हाँ, गुड नाइट बेटा। D10। D10 के लिए बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी साइज के लिए कि व्हाट इज द, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द साइज पार्टिकल्स। अब आप इसको थोड़ा सा साइड में रखना, एंड लेट्स से if there is a container and you are going to mix ये वाला, ये आपको एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, एक सिंगल साइज ऑफ द पार्टिकल है जो कि हम लोगों ने इसमें, नहीं बेटा, दिस इज नॉट द, नहीं बेटा,
मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ why this D10 is called as an effective size and why we have considered only D10. मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दिस इज द पार्ट। एंड इफ यू वांट टू नो दैट कि व्हाट इज दिस परसेंटेज, तो D10 तो आप वो परसेंटेज के बेसिस पे ऑब्टेन कर सकते हो। रघुराम, व्हाट यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ the significance of this D10 or the representation, and how will you calculate this D10? There are two things about this D10. Okay, so the thing is, मैं इसको इस तरीके से सुनना कि जैसे अगर हमारे पास में एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल से सुनाता हूँ। If there is a soil of sample, ठीक है, then uniform soil of sample, ठीक है, then that type of the soil will have the properties of same size, same properties will have in each and every single significance, ठीक है, each and every single part में, ठीक है। लेकिन अब इसमें इस तरह से देखना कि अगर मैं आपसे कहता हूँ सपोज कि उसमें सारे पार्टिकल एक ही जैसे हैं, तो वो एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर मैं उसमें किसी दूसरे साइज ऑफ द पार्टिकल्स को अगर मैं मिक्स करता हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू मिक्स some different size of the particles, तो now the total property of the soil is now going to change, वो चेंज होता हुआ है जो कि आपको मिलेगा। अब दूसरा इस तरह से समझना कि आप इस बात को कैसे समझोगे, किस तरह से इसके लिए सिग्निफिकेंस होगा, तो ऐसे समझना बेटा। मैं अगर आपसे कहता हूँ घर में जैसे हमारे आटा होता है, देखो खाने पीने की चीजों के साथ में या प्रैक्टिकल आसपास की चीजों में मैं आपको एग्जांपल हमेशा ज्यादा दूंगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज एन आटा, जो घर में हम लोग खाना खाते हैं, चपाती जिसकी बनाते हैं, उस आटा में थोड़ा सा हम लोग नमक डालते हैं। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट? with a smaller quantity of that salt, the total taste of that chapati or roti is going to change. वो पूरे रोटी का टेस्ट वहां पे चेंज हो जाता है, राइट? अब इसमें आप इस तरीके से समझना कि इससे हमने क्या सीखा भाई, अगर चेंज हो गया तो हम क्या करें। तो हमारे पास में कहने का पॉइंट ये है कि अगर हमने इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉलर क्वांटिटी, लेट्स से आई हैव प्रोवाइडेड एज 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, मतलब एक उसमें, तो नाउ वी कैन से दैट द बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ दैट सॉल्ट, द टेस्ट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, और वो उसका जो है वो पूरा खत्म करता हुआ जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी टेस्टलेस, और यह हमारे लिए, उसके लिए हमारे लिए बेरेबल नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट दैट वी हैव प्रोवाइडेड, after which the presence of this salt is visible, and the presence of this salt we can feel is this only, let's say only as a this much amount only, ठीक है, और वी कैन से दैट एज 1 ग्राम ओनली, वो सिर्फ 1 ग्राम था जो हमारे लिए जरूरी था। नमस्ते बेटा। सो दैट 1 ग्राम जो हम लोगों ने दिया था, जिसके बाद में वो अपने आप में अपनी प्रेजेंस बताना चालू हो चुका है, एंड आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज, then that the taste of that chapati is going to be changed। तो अब सेम इज द लॉजिक जब आप ऐसे देखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं खाने में ही हम लोग क्या करते हैं कि जितना अमाउंट का, द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट वी हैव टेकन टू चेंज द टेस्ट ऑफ द चपाती, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब आप लोग इंस्टेड ऑफ दैट सॉल्ट अगर आप शुगर के क्यूब्स लेते हो, और शुगर के क्यूब्स को अगर आप, या छोटे छोटे जो हमारे पास में शुगर होता है, चीनी होता है, उसको अगर हम लोग मिक्स करेंगे, तो नाउ वी विल हैव द हायर परसेंटेज एज कंपेयर टू दैट सॉल्ट। ये चीज को क्या पहले मुझे कंफर्म करो, इतना समझ में आया आपको कि ये चीज समझ पा रहे हो कि जितना सॉल्ट की क्वांटिटी अपनी प्रेजेंस को बताने में कैपेबल होती है, उतने में कभी चीनी या जो शुगर होता है वो कभी अपना प्रेजेंस नहीं बता पाता। इफ यू वांट टू नो द प्रेजेंस ऑफ द शुगर, देन यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी, वो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। ये कंफर्टेबल हो आप इस लाइन के साथ में, ये समझ में आ रहा है कि दोनों की क्वांटिटी, दोनों का परसेंटेज जो होगा, दैट विल बी डिफरेंस, दैट विल बी डिफर टू ईच अदर। अब अगर वो एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे से अलग है, तो आप इस बात को समझना, क्या ये कह सकते हैं कि एज पर द मटीरियल्स प्रॉपर्टीज, हम लोग ये कह सकते हैं कि हर कोई अपनी आइडेंटिटी शो करेगा, बट डेफिनेटली द रिक्वायरमेंट और द परसेंटेज will be different for different conditions, right?
लेकिन हाँ, देयर विल बी सर्टेन लिमिट आफ्टर विच वी कैन से दैट कि द मटेरियल विल स्टार्ट टू शो इट्स आइडेंटिटी इन दैट सैंपल। वो उसकी आइडेंटिटी को शो करना चालू करता है। नाउ दिस इज द सेम परसेंटेज, सेम कंसेप्ट वी हैव यूज्ड इन द सॉइल मैकेनिक्स। क्या किया हमने, सॉइल का पूरा एक सैंपल है जो हम लोगों ने कंसीडर किया। अब उस सॉइल सैंपल में अगर हम लोग कुछ छोटा छोटा चीजें जो कि मिक्स कर रहे हैं, लेट से हम लोगों ने क्या था, सैंड है हमारे पास में, सैंड में क्ले को मिक्स किया हम लोग, सपोज क्ले को मिक्स करते हैं, क्ले का 1% है, कोई फर्क नहीं हुआ, 2% है, नहीं है, 5% है, नहीं है, 10% जैसे आया, नाउ द क्ले पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है, दैट स्टिकी नेचर, दैट स्वेलिंग श्रिंकेज होगा, that some amount of the properties is now going to be changed in that sand sample। अब वो चेंज होता हुआ हम लोगों को वहां पे दिखाई देगा। सो द मिनिमम परसेंटेज एट विच वी कैन से दैट द मटेरियल विल स्टार्ट टू शो इट्स आइडेंटिटी, और वो सेम आइडेंटिटी शो करना चालू कर देगा जहां से उसको लेके आए थे। अब क्ले का एक ऐसा सैंपल जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ क्ले ही है, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, द सेम प्रॉपर्टी विल बी विजिबल if I have used a certain amount of the clay sample to another sample, या किसी दूसरे सॉइल में उसको मिक्स करेंगे, and that percentage which we have considered is the 10%। ये थ्योरी है जिसे दिया गया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव साइज। लेकिन बेटा अब इसमें इस इफेक्टिव साइज को जब आप बोलोगे, तो ये इफेक्टिव साइज जब आती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि इट्स गोइंग टू बी कम लाइक समथिंग लाइक कि सडनली आ जाएगा, जैसे जादू से आता है, वो जिन आता है कि एकदम से आ जाएगा, बोलो अब क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी कभी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हमेशा याद रखना बेटा कि दैट इफेक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू जनरेटेड इन अ ग्रेजुअल मैनर, वो धीरे धीरे करके अपनी प्रेजेंस को शो कर। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे 10% के बाद में अपनी 100% श्योरिटी के साथ में कि अब वो अपनी प्रेजेंस को शो करना चालू कर देगा, दैट इज एप्लीकेबल आफ्टर दिस 10%। उसको 10% को इफेक्टिव साइज बोला गया। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आए तो क्या ये भी बताओ, क्या इसका जो ट्रांजिशन जोन है जहां से इसने अपने आप को स्टार्ट किया था, जहां इसने वेरी फर्स्ट टाइम से अपनी प्रेजेंस वहां पे स्टार्ट किया था, क्या वो 10% के कंपैरिजन में लेसर होगा या ग्रेटर होगा? क्वेश्चन वापस से सुनना, जो 10% लिखा गया है, क्या 10% के कंपैरिजन में एक्चुअली में जब इसने फर्स्ट टाइम अपनी प्रेजेंस को उसने शो करना स्टार्ट किया था सॉइल के अंदर, क्या वो परसेंटेज डेफिनेटली 10% के कंपैरिजन में लेसर रहा होगा या ग्रेटर रहा होगा? व्हाट वाज दैट वैल्यू? वो लेसर था, ऑफ कोर्स वो लेसर रहा था। और अगर चलिए ये लेसर रहा था, लेकिन आफ्टर सम परसेंटेज 10 से ज्यादा भी कोई एक परसेंटेज रही होगी, डेफिनेटली देयर विल बी अ परसेंटेज आफ्टर दिस 10%। इन दैट कंडीशन वी विल से दैट द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज नाउ गोइंग टू बी चेंज लाइक एनीथिंग। वो पूरी तरह से चेंज होने में कैपेबल हो जाएगी ना। पहले तो हम ये बोल रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, चलो तुम हो तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर उसका परसेंटेज बढ़ा दिया है तो उसका परसेंटेज की प्रॉपर्टीज जो है वो ड्रास्टिकली चेंज होती हुई जाएंगी। एंड इफ द प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी चेंज ड्रास्टिकली, देन दैट परसेंटेज मस्ट बी ग्रेटर देन दिस 10%। वो 10% से ज्यादा है जो परसेंटेज हमें मिलता हुआ जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। यहां समझ में आया तो मुझे अब ये 3 वर्ड का जवाब देना, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक मजेदार कंसेप्ट है जो बताता हूँ, ठीक है, वो आप लोग सुनोगे तो यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू लर्न एंड यू विल बी एबल टू रिलेट कि वो चैप्टर में ऐसा क्यों बनाया गया है। तो इसका एक छोटा सा लाइन है, बस मुझे इतना सा कंफर्म करो। पहला, D10 को इफेक्टिव क्यों बोलते हैं? तो D10 को इफेक्टिव बोलने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा, जहां वो अपनी प्रेजेंस को शो करता है। स्टार्टिंग में यही लाइन बोली जाती है कि D10 और D10 इज द इफेक्टिव साइज। इस साइज पे या एट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर साइज द पार्टिकल विल स्टार्ट टू शो इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम द ओरिजिनल। Okay, okay, okay. I will ask that thing in English only. Okay, I got it. ठीक है. Now, I am repeating and I am summarizing the total topic like this way. There is a fixed percentage at like this way we can say that there is a fixed percentage of the soil. If we are going to mix that particular to the another soil or the anything,
then after that the top that material will start to show its identity of from where we have obtained that soil. For example, from a salt bag we are taken as a 1%. For our discussion purpose we have considered as a 1% as that size. After that the presence of that salt is going to be visible, at that presence of that salt we can felt. First thing. Second thing is, after certain limit, we can say that ki it is not bearable for us to carry that salty food. Now, the second thing, the quantity of the sugar as compared to salt. We cannot say that ki the both will have the same both salt and sugar will require the same quantity to show their identity in that particular sample or anything food में. ठीक है. So in case of the sugar we will require the higher quantity as compared to the salt, right? Now the condition is कि the same thing is applicable to the soil structures. In case of the soil we have standardized a particular value and that particular value is the 10%. Now what is the significance of that? कि in this 10% the soil from where we have obtained this 10%, the same identity of the soil is now going to be available in that mixed soil. Now this 10%, we can say that if we have obtained 10% from this clay, then the mixed soil 90 plus 10 will show the some identity and the presence of this clay particles will be available in this particular soil. So that is the significance of the 10%. Now this whenever we say that this is the 10% at which we can say that definitely the properties are now going to be changed and the some effect will be there. So it's not a sudden phenomena, it's a gradual phenomena. So we will say that at 10%, if the properties are going to be changed, then definitely before that there is a limit at which we can say that their transition zone has been started. So that transition zone will be less than this 10%, right? And at the same time, after this particular limit, we can say that there is a particular limit. We can say that definitely we can say that now this transition zone is completed and now the total soil properties must account this clay properties while we are deciding the properties of a combination or the combination properties we want to check. Is that clear? So whenever we are going to write this effective size will have the two zone. One is a lesser and another one is a higher. Lesser and higher zone. Now this will have the minimum value. That minimum value will show the starting point of the clay in which the clay start to show its property in the mixed soil. Now the maximum limiting value of the clay particle we should also consider. After that definitely there will be the drastically change in the soil properties. I hope till now all the concepts and all the statements are clear to you guys or not. Please confirm that. क्या यहाँ तक के सारे स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आए हैं? Please confirm till now, because I am now going to conclude that. I am going to conclude that total topic now. Okay. Now the last point is we are agreed that there will be certain value that will be in a lower end and there will be another value on the higher end, right? Now if you understood this concept, there is a chapter classification of soils, right? You must have studied the classification of soils. In Indian standard classification of soils, there are three types of the soil zones which we have divided, right? So if there is a gravels and sand and sand, right, and clay and silt, right? There is a percentage of a fine particles. If it is going to be available in the soil sample, then definitely there will be chances that the total soil sample is now going to show its property, and in that condition we will write
we will divide the total soil classification like poorly graded or well graded. We will neglect the effect of the this clay particles, and that minimum percentage which we have considered is less than 5%, right? If the fine particles are if the fine particles are less than 5%, we will neglect that. But and all the soil classifications are well graded, ठीक है, या poorly graded gravels, well graded sand, and poorly graded sand. And if the percentage is greater than this 12%, then we have to consider the effect of this clay particles in our calculation part. So in that condition, the soil particles will show their identity with this gs sorry gmgc or sc sm gmgc smsc. Remember that. But that is possible less than 5%, and that property is if the fine particles are greater than 12%, then definitely that identity will be there. I hope you are able to grab that. ठीक है, that is possible after this 12%. So if the percentage is below that, is it between the 5 to 12%, there is a statement that it is not possible to give the correct explanation ki how, what type of the soil is it is going to be. So what we will do is we will give the explanation of both the particles, both the type of the properties. That means we will give the explanation of well graded and this SM poorly, this well graded and GC, same poorly graded GM, poorly graded GC. So this type of the classification is dual representation is possible if the fine particles are in between the 5 to 12%. Now the question is that this particular classification is based on what type of the size particles, how you achieved and how you uh, reached to this particular concept that what is this type of the soil classification which we have considered. So can we say that that in this particular zone from 5 to 12 it is not possible. No, no, no. Raghuram, I'm saying कि whatever the 10% that was given on the basis of a experience. So let's say the 10% definitely the property will be there, but the what is the transition zone we do not know, and we do not have the, we did not initially when we are going to start, we do not have the exact information, but later on the on the basis of the finest zone, this D10 classification is given in terms of this particle size distribution curve. Only particle size distribution will show this D10 D10 type of the properties. But when we are going to study this classification of the soil chapter, we will go for that each and every single aspect of the soil particles. Now, how will you understand that? Ki, let's say there is a house outside. If you are going to see a building, so there is a outside a building, you will say that there is a particular flat. So on the outer side, what is visible? Just a door only. So if you reach there, then only you will find that there are so many rooms, there are bathrooms, there are kitchens, there are balconies, everything is there. So in the starting phase, or when we are going to perform the sieve analysis, or we can say that this sedimentation analysis, we are going to just check whether what type of the soil behavior we can expect tentatively. This particle size distribution will always give the results on the basis of the tentativeness. So exact classification if you want to know, then definitely we have to follow this IS standard classification, because remember that in case of the particle size distribution, if you are going to do this
C balances, then it might be possible instead of this 10 minutes, we can shake up to 5 minutes, we can shake up to 15 minutes. So there might be some chances that the answer may differ. But whenever we are going to consider on the basis of the chemistry, like on the basis of the liquid limit, plastic limit, on the experiments, now we are going to go in the detail. Then only we will find that this 10% was the just an overview. But later on, definitely there will be a transition zone. And what is that transition zone? That will be the starting of the 5%, and later on that will be converted to the 12%. There is another example for that. So let's say if you are going to go for this straight track, okay, and straight track to circular arc, if you want to go, then definitely we have to provide a transition zone. A transition curve must be there, right? So at the starting phase of the transition curve, it should always be, there is a statement in the physics, it's this transition curve must be perfectly tangential to the straight track. And later on, whenever it is going to be connected to the circular, again it is perfectly tangential to the circular. So that is our assumption. It is never going to be applied in a real life. The same thing is happening here. Whenever we are saying this is 10%, so 10% you can have like this way only. So what is the starting limit? The starting limit is 5%. What is the end limit? That is the 12%. According to that, now you have decided, because after this 12%, the total will be the clay sample. The soil will show all the properties of the clay sample only. And the same time, if it is less than the 5%, it will show, it will not show any type of the effect. Reason, because there will not be any type of the transition now. And according to that, if you study and if you understood this concept, then only you will be able to relate to why the classification of the soil has this limit or this range 5 to 12% only, because that is related to this D10 only, this effective size only. That's why that is called as effective size. We always say that is D10 is the effective. And thus, to understand this concept, you can easily you can take an example of the salt or sugar in our houses. That is the simplest way to understand the how it is going to be related this D10 and is it clear or now? कुछ समझ में आया? हाँ, तो ये थोड़ा एक्चुअली में क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम देते हैं तो पुराने सारे कंसेप्ट रिकॉल होना चालू हुए धीरे धीरे करके। ठीक है, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं उसमें बहुत प्यारे प्यारे। दिस D10 कंसेप्ट आई रियली enjoyed why I teach this करने। ठीक है, so if you want to learn this concept again, तो just go through with that। ये वीडियो आप लोग बार बार देखना। मैं इसको हिंदी में और हिंदी में और समझा देता हूँ, शायद हिंदी में बहुत आसानी से समझ जाओगे, लेकिन रघुराम आपके लिए थोड़ा सा हिंदी में टफ होगा। मैं बाकी के लिए हिंदी में इसको जरूर बोल देता हूँ। एक छोटा सा लाइन में समझना 5 मिनट के अंदर। जैसे हम लोग नमक को जब पानी में नमक को खाने में जब मिलाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक्स टू रघुराम ओनली। आई एम सरप्राइज कि व्हाई रघुराम आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ सडन D10। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इस तरह से देखना कि जब हम लोग नमक को मिलाते हैं तो नमक का कुछ क्वांटिटी होता है जो अपनी प्रेजेंस को शो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड सेम टाइम पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सेम लॉजिक होता है कि जितनी क्वांटिटी में हमने नमक को दिया था, सॉल्ट को यूज किया था, सेम क्वांटिटी में अगर हमने शुगर को यूज किया है तो नहीं होगा, शुगर के लिए क्वांटिटी ज्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए ये परसेंटेज अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना चालू करेगा। तो सॉइल में जनरलाइज करके उन्होंने एक रिजल्ट बनाया ऑल ओवर द वर्ल्ड, 10% पे अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। लेकिन जब आप इसकी डिटेल में जाने लगोगे, एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म करने लगोगे, तब आपको पता लगेगा नहीं,
10% is the limiting value. 10% will have the effective size. या मतलब वो अपनी presence बताएगा, but there is a lesser value and higher values. इसमें एक जोन मिलेगा जहां आप लोगों को एक ऐसी लिमिटिंग मिलेगी कि आफ्टर दैट पर्टिकुलर वैल्यू वो अपनी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज कर देगा वहां पे, मतलब और उसका कंपल्शन है कि वी हैव टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर वैल्यू व्हाइल वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, उसके लिए हमें उसको चाहिएगा। एंड द सेम इज द लॉजिक, जब हम लोग बोलेंगे कि अगर पर्टिकुलर वैल्यू 5% से कम है तो नहीं भी कंसिडर करोगे तो ओके। अगर ये चीज समझ में आती है तो आप इसको देखोगे कि जब भी 5% से कम होता है तो वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, दैट्स इट, इतना ही लिखा जाता है। और अगर वो 12% से ज्यादा होता है तो उसका कंपल्शन है, वी हैव टू कंसिडर। तो उसमें क्ले, सिल्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और जब पता ही नहीं है तो दोनों को आ जाते हैं वहां पे, ये दोनों आ जाते हैं वहां पे, इफ इट इज नॉट नोन टू अस। ठीक है अनु, बस हो गया, दैट्स इट, आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर। ये ऑल ऑफ सडन एक क्लास आ गया, जय श्री कृष्णा बेटा, एक सडनली ये क्वेश्चन पूछ लिया था तो बताना चालू कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर बेटा जब ये हमारे पास में 5 to 12% के बीच में होता है, इफ इट इज बिटवीन द 5 to 12%, देन वी डू नॉट नो कि ये हमारे पास शो करेगा या नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई एट एवरी सिंगल स्टेज हम लोग वो सिट और क्ले उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमें इसे बताना है। आई होप बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर इस D10 पे चलता है, दैट इज द पावर ऑफ D10। चलिए बच्चों, बेटा ठीक है, कल डे आफ्टर टुमारो, कल शाम को चालू हो जाएंगे आपके स्पेशल क्लासेस, कल रात को काफी स्पेशल क्लास है। ठीक है, सो कभी भी बेटा ये D10 को जब देखो तो इसको इज्जत करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि क्यों इसको बोला जाता है इफेक्टिव साइंस, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस D10 इज कॉल्ड एज इफेक्टिव साइंस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। आई होप आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे लेकिन वो पीवाईक्यू भी आज अच्छे थे क्योंकि पीवाईक्यू सारे थोड़े मुझे लगे थे नए नए हैं। 2 microns, D10 is 2 micron, बेटा दैट इंफॉर्मेशन रघुराम आई डोंट हैव कि because 75 micron is written in the books, or the code which I followed is written over there. So if something is if some amendments is there, that information I don't have. If amendments is there, then that information I don't have. But precisely I must say that ki if there is an amendment, then that is not required for you. That is for the research point of view, not for the exam point of view. Competition exam mein it's not necessary that student should go through all the codes. If you are going through all the codes, that means you are investing your so much time, because a person invests their most of the time in that code is the only the professor type of the person, and you are here to learn the subject and then after to apply that thing in real life. So you should not be bother about whether what is written. If it is written, then that should be in the book and it should be in the exam. Yeah, then after it is possible, because if you are going to go through all the amendments of the code, then it is not possible. So if it is in the new code or amendments, I must say that ki Raghuram, uh, please leave that. That is going to create unnecessary problem for you. Okay, and there is a one more thing beta, ki if somebody is saying ki it can be asked in the exams, it can be asked in the exams, so rather than you can say that ki this is not the way to learn the subject, it is the way to write the books, because that is the form of the books, because all the things can be clubbed in a books only, but you are not here to learn the books, you are here to learn the concepts, right? It's my advice only from my side.
I will always go for the concepts rather than if it is not necessary then you can leave that. ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, एंड आई विल शेयर ऑल दिस बुक्स, ऑल दैट पीडीएफ इन माय ग्रुप्स, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, नमस्कार।